आज हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर है लाइट। लाइट 10th क्लास में है, पहला चैप्टर लाइट। ठीक है ना। लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कुछ आइडिया? लाइट को डिफाइन करते हैं हम लोग, डेफिनेशन दे रखा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to see the objects, ठीक है ना। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और ये हमें देखने में हेल्प करता है। ये जो दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना, लाल पीले हरे नीले चीज़ें देखते हैं हम लोग, ये लाइट के हेल्प से ही देखते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो हम लोग इस चीज़ को देख नहीं पाते या देख नहीं सकते। जैसे रात के अंधेरे में कभी यही फूल जो दिन में हमें लाल दिखते हैं, ग्रीन कलर के, पिंक कलर के दिखते हैं, रात के अंधेरे में हमें वो बिल्कुल नहीं दिखते। ठीक है, तो लाइट है तो हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से है। तो दुनिया के रंग बिरंगी चीज़ों को, ऊंचे नीचे चीज़ों को, छोटे बड़े काले गोरे सबको देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट है तो हम देखते हैं तो हम समझते हैं, और समझते हैं तो सोचते हैं तो कुछ चाहत होती है, फिर चाहत होती है तो कुछ करना चाहते हैं, फिर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, करने के लिए पीछे भागते हैं उसके। जैसे मान लो आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देखा है हम लोगों ने कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो लोग, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, एक अच्छा शानदार लाइफ गुजारते हैं, गाड़ी बंगले सभी चीज़ें होती हैं उनके पास सब सहूलतें होती है, लाइफ के सारे आसाइश होते हैं। तो हमने देखा है कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं, अच्छे पोस्ट पे आते हैं, अच्छा सा पैसा कमाते हैं, अच्छे लाइफ गुजारते हैं, उसको देख कर ही हमें ऐसा लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें मिल रहा है, जो लोग नहीं पढ़ते, नहीं कुछ करते, आमतौर पे बड़ी तकलीफ ज़िंदगी को गुजारते हैं वो लोग। ठीक है, तो हम लोग भी देखे हैं तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस देखने और चाहने और करने में लाइफ का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम देखे ही नहीं होते, अगर ब्लाइंड होते तो हम देखते ही नहीं तो हम समझते ही नहीं, ना चाहते, ना करने की कोशिश करते, ना पाते। ठीक है, तो लाइट हमारे लाइफ को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, हमारे लाइफ को चला रहा है। कोई भी लोग कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको पाने की कोशिश में चल रहे हैं। ठीक है, तो लाइट एक ड्राइविंग फोर्स भी है, ड्राइविंग पावर रखता है कि हमें लेके चलता है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, देखने में भी हेल्प करता है। और हम लोग एक टर्म जानते हैं बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट के एनर्जी को स्टोर करते हैं और अपने फूड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। हम लोग उस फूड को खाते हैं, वो एनर्जी हमारे बॉडी में आता है, और उस एनर्जी की वजह से हम लोग चलते फिरते, खेलते कूदते, सोते उठते, सारे लाइफ के जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी है, उसी एनर्जी की वजह से हम लोग कर रहे हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आता है? सन से आता है। सीखर, सन से वो एनर्जी आता है, हम लोग यूज़ करते हैं। वो किसके फॉर्म में आता है? लाइट के फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो लाइट जो सन से एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, लाइट जो है एनर्जी के फॉर्म में आता है, वही एनर्जी हम लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे ज़िंदगी को, हर एक्टिविटी को करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमें ही नहीं बल्कि जितने भी तरह के क्रिएचर्स है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जानदार, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी को लाइट के एनर्जी की ज़रूरत है, और सभी अपने ज़िंदगी के लिए उसको खाना, किसी भी फॉर्म में उसे खाते और लेके अपना एनर्जी को, लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो लाइट का ये दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम लोग को अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी लाइट सन से आते रहता है। तीसरा बताया क्या कि जैसे हमारे अर्थ पे जो सरफेस है, यहाँ का अगर टेम्परेचर ऐसा है कि हम लोग इस पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, अगर वो लाइट के एनर्जी, जो लाइट से एनर्जी आ रहा है इंफ्रारेड के फॉर्म में, अगर वो एनर्जी इतना ज़्यादा होता या कम होता तो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते थे, और बहुत ठंड में भी सर्वाइव नहीं कर सकते हम जैसे लिविंग ह्यूमन सेपियंस जो है।
तो हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए लाइट से जो एनर्जी आता है वो इस अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, जिसमें हम जैसे लोग या दूसरे छोटे से छोटे बड़े से बड़े जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, जैसे अभी गर्मी के दिन आते हैं तो टेम्परेचर जब 45, 48, 50 तक पहुंचने लगता है तो गर्मी से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि ना एसी काम करता, ना कूलर काम करता, ना एसी डीसी कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है, और उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर बहुत करीब होता अर्थ तो बहुत गर्मी होती। ठीक है, अर्थ का एक सुइटेबल पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है, और ये टेम्परेचर सन के लाइट की वजह से है। तो सन का जो लाइट है वो अर्थ के टेम्परेचर को भी ऑप्टिमम बना रखा है, जिस पे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। सो लाइट का ये सिग्निफिकेंस है। लाइट के वैसे तो ये हमारे लाइफ में ज़रूरत है कि किस तरह से लाइट हमारे लाइफ को चला रहा है, ड्राइविंग फोर्स के फॉर्म में काम कर रहा है, फूड के एनर्जी के फॉर्म में काम कर रहा है, और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा और बहुत सारे साइंस के रिस्पेक्ट में फिनोमेना होता है लाइट का। ठीक है, लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे लाइट का बताया क्या कि हम लोग देखते कैसे हैं, तो एक डेफिनेशन आता है लाइट जब भी किसी चीज़ पे पड़ता वो whenever light falls on an object it bounce back and this phenomena of light is known as reflection of light। तो लाइट के बहुत सारे फिनोमेना हैं, उनमें से मैं लिख के दिखाता हूँ कौन कौन से फिनोमेना है। फिनोमेना ऑफ लाइट, फेनोमेनन्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, कौन कौन से, जैसे पहला दे रखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जैसे दे रखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तीसरा इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, और भी कई सारे फिनोमेना है, लेकिन इतने सारे फिनोमेना लाइट के अलग अलग सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लाइट जो ना 10th क्लास में भी है, लाइट 12th क्लास में भी है। तो अभी हम लोग जैसे 10th क्लास में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो फिनोमेना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसको देखेंगे कि क्या होता है, क्या क्या उसके लॉज है, प्रॉपर्टीज है इसमें, इन दो को। बाकी ये बड़े क्लास में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड 12th क्लास में पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा उसमें ये आपके वो एकेडमिक में भी काम आएगा। जो बच्चे एकेडमिक में है, जैसे 10th क्लास में है, वो अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो हमारे चैनल से उसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें एकेडमी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, बताएंगे और कराएंगे। एकेडमी के साथ साथ एकेडमी के बाद जैसे हाई स्कूल के पास अगर कोई कहीं पे टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाउंडेशन के हिसाब से मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक पे। ठीक है ना, इन टॉपिक्स पे तो जितने भी टेस्ट कहीं पे भी देना, जैसे बहुत लोग एएमयू में जाना चाहते हैं, एएमयू के टेस्ट देते हैं, साइंस के, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, जामिया के भी देते हैं साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, उन सब में ये सब काम आएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे। थोड़ा सा हम अपग्रेड कर देंगे इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को, ताकि यही फाउंडेशन ऑफ नीट्स एंड जेई का होगा फाउंडेशन। तो यहाँ से हम आपको नीट एंड जेई का भी फाउंडेशन बना देंगे यहाँ से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और आप हमसे जुड़े ताकि आपको एक कंटिन्यूस सारे इन्फॉर्मेशन इसके सब्जेक्ट के हिसाब से कंटिन्यूस आपको मिलता रहे, आप घर बैठे पढ़ते रहे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन कैसे देते हैं? व्हेनेवर लाइट फॉल्स, whenever light falls on the surface
and come back in the same medium, then this phenomenon is known as a reflection of light. इसको पूरा डेफिनेशन इस तरह से करते हैं हम लोग। इसको दो छोटा डेफिनेशन भी दे रखा है, जैसे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक इन द सेम मीडियम is also called a reflection of light। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसको जैसा एक मिरर के हिसाब से दिखते हैं, एक सरफेस बेसिस से, ये सरफेस है, तो ये सरफेस पे अगर ये हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक लाइट जो है ना इधर से आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये लाइट है, इधर से आता है, ये इंसिडेंट रे है, और इधर गया ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसका एक हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ये इसको इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, तो जैसे ये बीम ऑफ लाइट एक सरफेस पे, जैसे हमारा ये बल्ब रॉड जल रहा है, यहाँ से जो लाइट आ रहा है इस सरफेस पे पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होके फिर ये जिस एंगल से आएंगे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ये नॉर्मल है हमारा, तो इनके बीच का एंगल होगा, इंसिडेंट या नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो बोला क्या कि ये आर से दिखाते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक साथ जो लाइट आके किसी सरफेस पे आता है, रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में वापस चला है, जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम में, जैसे ये एक मीडियम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लाइट आया, रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, इधर सेम मीडियम में चला गया, तो जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद सरफेस से, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ये हमारा रॉड है, इससे जो लाइट आ रहा है इस पर सरफेस पे पड़ रहा है और ये वापस आ जा रहा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जब आता है तभी हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। सपोज करो कि ये अभी क्लास चल रहा है और रात के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा सोर्स नहीं है, इन्वर्टर वगैरह, लाइट चले गए। ठीक है ना, लाइट चले गए तो फिर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, जबकि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है। ठीक है ना, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है, बोर्ड भी है, लिखा हुआ भी, मैं भी हूँ, सब कुछ आप भी हो, सब लोग अपनी अपनी जगह पे है, मगर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट इसको देखने के लिए या दुनिया की किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देता है, जब उस पर लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो हमें दिखाई देता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जिस चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है वो दिखता नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हवा है, हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रियल गैसेस है, मगर लाइट उस पर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता, इसलिए हमें वो गैस में जितने भी पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर आता है वो दिखता है। जैसे ये बोर्ड पे लिखा हुआ कोई भी चीज़ है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा, हम लोग दिख रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी चीज़ है देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन का। यहाँ पे दे रखा है, ये लाइट ऐसे आता है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड इधर से जाता है, नॉर्मल है, ये एंगल है। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, व्हेन एवर लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई चीज़ पूछना हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे है लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट दे रखा, जैसे बोला क्या, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ने और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक सरफेस के एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दे रखा, पहला लॉ दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो पहला पॉइंट हो गया लॉस के हिसाब से सरफेस पे। दूसरा दे रखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on same point of the surface। सरफेस के सेम पॉइंट पे ही आता है ये तीनों, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज आते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें चेंज होती हैं, वो हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या चेंज होते हैं और क्या क्या नहीं होता है। जैसे जब भी कभी लाइट एक मीडियम में चलता है तो उसमें उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उस मीडियम में सेम रहता है हर जगह, और लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। अब जब से ये लाइट आया इधर से रिफ्लेक्ट होगा उसी मीडियम में चला गया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस लाइट का जो वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, सब सेम रहेगा। सो रिफ्लेक्टेड लाइट, इसका एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, द वेलोसिटी wavelength and frequency remain same of reflected rays, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रेस का जितना इंसिडेंट रे का फिर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रेस का भी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड होता है उतना ही। आगे दे रखा है इसमें, इसका जो फेज एंगल चेंज होता है। फेज एंगल चेंज का मतलब ये है कि जैसे एक लाइट ये ऐसे आया, इंसिडेंट किया नॉर्मल, तो रिफ्लेक्ट होकर फिर ये इसी पाथ से वापस चला जाएगा, ठीक है। तो कितना फेज मतलब कितना एंगल का चेंज हुआ, तो जो एंगल हो जाएगा ये 180 का एंगल का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहा था ऐसे 90 पे, वापस फिर 90 गया, यानी वन स्ट्रेट लाइन इधर से यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये इस तरह से 180 का चेंज आता है। तो फेज चेंज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज पाई डिग्री, ठीक है ना। पाई डिग्री का फेज चेंज होता है रिफ्लेक्टेड रेज का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन का लॉज है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स के, एक हम लोग लेते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, ये हमें देखने में आसानी हो जाती है। जैसे ये है कि यहाँ पे अगर लाइट आ रहा है तो डिफ्यूज़ हो जाता, लाइट कुछ इधर गया कुछ इधर गया। जैसे एक सरफेस पे जब लाइट ऐसे आता है यहाँ से इंसिडेंट रे, तो इसके सरफेस रफ होने की वजह से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता, कुछ लाइट इधर चला जाता, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, और कुछ एक प्रॉपर लाइट के हिसाब से ऐसे भी चला जाता है। सरफेस होता है, अगर रफ सरफेस होता है, इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट रे आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है।
अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है तो जो बीम ऑफ लाइट, एक साथ बीम ऑफ लाइट जो आता है कई सारे डायरेक्शन में स्कैटर हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो हम लोग यहाँ पे हैं या कहीं पे भी, कहीं से भी सरफेस को देख रहे हैं तो हमें जो है कुछ ही बीम ऑफ लाइट आते हैं, कुछ ही रेज ऑफ लाइट आते हैं, बीम तो नहीं कहेंगे, कुछ रेज ऑफ लाइट आते हैं जिससे हम लोग देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम देख नहीं पाएंगे। जैसे प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक मिरर ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से मिरर ले लेते हैं और एक लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्ट होकर गया, तो ये क्या होगा, जितने बीम ऑफ लाइट सरफेस पे आएंगे वो सभी के सभी रिफ्लेक्ट होके एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे मान लो हम लोग, एक हमारा दोस्त है, इसके हाथ में मिरर है, लाइट आ रहा है सन से, उसने सन की तरफ रख के और उसको हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हमारी तरफ क्या होगा, बहुत सारे लाइट आएंगे, हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, हमें दिखाई नहीं देगा, हम उतने लाइट में हम इजीली देख नहीं पाते। या कभी कभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं सामने वाला गाड़ी का हेडलाइट का बिल्कुल लाइट मेरे मुंह पे आ रहा है, तो इतने सारे बीम्स ऑफ लाइट आते हैं तो उसमें हमारी विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हम देख नहीं पाते हैं। और उसके कार के पीछे दो दूसरी कारें होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, बाइक है या कोई पैदल चल रहा है वो दिखाई नहीं देता। जब हम लोग उसके पीछे जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, फिर दोबारा से हमें रीगेन करते हम लोग देखना शुरू होता है, लेकिन उतने बीम ऑफ लाइट जब आएगा तो उसमें हम लोग देख नहीं पाते। तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट एक बीम के फॉर्म में आता है, रिफ्लेक्ट होकर प्रॉपर डायरेक्शन में जाता है, तो सबके सब रेज उस तरफ जाते हैं, उसमें हम लोग देख नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए देखने के लायक नहीं है, उस लाइट में, रिफ्लेक्ट लाइट में हम देख नहीं सकते। लेकिन डिफ्यूज लाइट जब रफ सरफेस होता है, जैसे ये हमारे दीवारें हैं, बोर्ड है, और भी जो सरफेस है रफ सरफेस होता है, जब उस पर लाइट पड़ता है तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट के जो रेजेस हैं स्कैटर होता है, जो जिधर पड़ता है उधर कुछ रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आते हैं, उस लाइट से भी हम लोग देख पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, और हमें उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग देखा होगा, फिल्म देखने जाते हैं, कभी फिल्म तो देखा होगा सिनेमा हॉल में, ठीक है, इन भैया को समझा दे, सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है ना, तो फिल्म जाते हैं, टिकट कटाते हैं, तो देखो सस्ते वाले टिकट भी होते हैं, 20 रुपया 25 रुपया के भी टिकट होते हैं, और 200 रुपया 300 250 रुपये के भी टिकट होते हैं। लेकिन क्या देखा गया कि जो 200 250 रुपये का टिकट लेगा वो तो पीछे बैठाया जाएगा, चलो भाई पीछे बैठ जाओ, पीछे 200 रुपये का टिकट लिया है, और जो लोग 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपये का टिकट लिया है वो बिल्कुल सामने स्क्रीन के सामने होते हैं, ठीक है। और वो तो ऐसा होता है, जब देखते हैं तो सिनेमा हॉल में मान लो शाहरुख खान की फिल्म आ रही है तो हाथ लगा के शाहरुख खान से हाथ मिलाते हैं और पकड़ भी लेते हो, तो है ऐसा होता है ना फिल्म में। लेकिन जो 300 रुपये का टिकट लिया वो तो पीछे बैठा हुआ, तो जो 20 रुपये का टिकट लिया 30 रुपये का, उसका डबल फ़ायदे में फिल्म भी देख रहा है और बिल्कुल करीब से देख रहा है, और जो 200 250 रुपये का टिकट लिया वो पीछे बैठा हुआ है, वो तो खाली देखता ही है, कुछ पकड़ नहीं पाता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि महंगा टिकट वाले पीछे और सस्ते टिकट वाले आगे, ठीक है ना, आगे बैठते हैं। ऐसा इसलिए कि सिनेमा हॉल में जब जाते हैं हम लोग फिल्म देखते हैं तो एक जगह से प्रोजेक्टर होता है, वहाँ से बीम ऑफ लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है, वो एक स्क्रीन होता है बड़ा सा 70 mm का पिक्चर स्क्रीन होता है, तो उस पर जो लाइट आते हैं पिक्चर भी आता तो उस पर दिखाई देता पिक्चर चल रहा होता है। लेकिन उस पर्दे से स्क्रीन से बहुत सारे लाइट रिफ्लेक्ट होके आते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो जो लोग सामने के रो में या सेकंड थर्ड फोर्थ रो में बैठते हैं उनकी आंखों में बहुत सारे रेजेज आते हैं, ठीक है। उतने सारे रेजेस जब कंटिन्यूस आते रहेंगे, 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म जब देख रहे होंगे एक ब्रेक में, तो वो आँखों को इतनी देर तक ऐसे रखना और इतने रेजेस को आँखों में जाने से आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, ठीक है ना। और उससे लगातार अगर कई बार बार अगर फिल्म आगे बढ़ के देखते रहेंगे तो आँख की रोशनी कम होने का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग दूर बैठ के देखते हैं उनके लाइट रिफ्लेक्ट होके उनके पास उतने नहीं आते, वहाँ जाते जाते रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और बहुत नॉर्मल लाइट वहाँ पहुँचता है पीछे वाले लोगों को, तो उनकी आँख पे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो उनको देखने में कंफर्टेबल भी लगता है, बहुत ज़्यादा तनाव खिंचाव भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं देखना पड़ता, ठीक है। तो काफ़ी एक डायरेक्शन भी उनको मैच कर जाता है और कम इंटेंसिटी आने की वजह से उनको आसानी भी लगता है। तो इसलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया कार से जब कार के हेडलाइट से लाइट आएगा, बाइक का या किसी भी सोर्स से लाइट बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऐसे कंडीशन में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, और आंखों को बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज लाइट जो है हमें हेल्प करता है देखने के लिए। प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, तो उसके लिए प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही होना चाहिए, तभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया अभी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर अभी बताया था। तो वो जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंडीशन में ही हो सकता है, ऐसे डिफ्यूज लाइट में वो सब हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये हुआ डिफ्यूज लाइट जो देखने में हेल्प करता है, प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के और बाकी जो उसके फिनोमेना है या कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने में बहुत हेल्प करता है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक सरफेस होगा जिस पे लाइट पड़ेगा और लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा उसी मीडियम में। तो रिफ्लेक्शन, प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सरफेस का बिल्कुल पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो पॉलिश सरफेस, और मिरर भी ले सकते हैं हम लोग, मिरर को भी यूज़ कर सकते हैं, मिरर ही यूज़ करते हैं। मिरर जो है या पॉलिश सरफेस जो है 2 टाइप्स के लेते हैं हम लोग, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कर्व मिरर। तो देखेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके इमेज और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर में क्या होता है और कर्व मिरर में क्या होता है। कर्व मिरर अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के हैं। कर्व मिरर अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के हैं। वो है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और उसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, इसको हम लोग रे डायग्राम भी बोल सकते हैं, रे डायग्राम बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। एक प्लेन मिरर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा मिरर है, प्लेन मिरर। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया, इसकी साइज ये है, एक रेज है यहाँ से जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे रेजेज निकलते हैं, पर रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग 2 रेज का यूज़ करते हैं। एक रेज जो ऐसे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर से चला जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे तो जाएगा ना मिरर के, तो हम लोग पीछे के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन आगे बढ़ा देते हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये रियल लाइन नहीं है बल्कि ये वर्चुअल लाइन है, इस तरह से। और एक दूसरा रे लेते हैं जो पोल, ये पोल लेते हैं, इस पर एक इंसिडेंट रे, ये गया इंसिडेंट रे, और एक इसका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहलाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड है मिरर है, मिरर के पीछे जा नहीं सकता, तो अगर हम लोग पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होकर चला गया, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज बन गया। ये दोनों रेज दोनों डॉटेड लाइन है, यानी कि ये वर्चुअल लाइन है, रियल लाइन नहीं है। और जब दोनों वर्चुअल लाइन को आगे मिलाते हैं तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बता रहे। इसका ये जो इमेज है, सबसे पहला कैरेक्टर दे रखा है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। पहला कैरेक्टर तो वर्चुअल इमेज होता है। इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब हुआ जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था ऐसा ही यहाँ पे इमेज बना हुआ है, उल्टा नहीं हुआ है, तो इरेक्ट है, ये इरेक्ट है। इक्वल इन साइज है, इक्वल इन साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। दोनों का हाइट बराबर है, ना छोटा होता ना बड़ा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से दे रखा है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
फ्रॉम मिरर, मिरर ये हम लोग यू यहाँ से यहाँ तक दिखाएंगे, मिरर से लेके ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये दोनों बराबर होते हैं, u एंड v दोनों बराबर है, u इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये इस तरह से दे रखा है, u इज इक्वल टू वी। एक और दे रखा लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर हम लोग बी अगर लिखा हुआ इस तरह से, तो मिरर के पीछे देखेंगे तो ये बी हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ये उल्टा दिखेगा। तो बहुत सारे जो है जैसे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं, जानते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जब मिरर में देखेंगे तो उनका रिफ्लेक्टेड इमेज भी वैसे ही होगा, लेकिन बहुत सारे इमेज उसके ऐसे बनेंगे बिल्कुल डिफरेंट। जैसे हम लोग देखते हैं जितने भी एम्बुलेंस होते हैं, एम्बुलेंस में जो अल्फ़ाबेट है वो उल्टे ऐसे लिखे जाते हैं। ऐसा उल्टा क्यों लिखते हैं? ताकि वो सामने वाला को आसानी से पढ़ने में आए, क्योंकि एम्बुलेंस है अगर सीधा लिखा रहेगा तो वो फिर उसको उल्टा दिखेगा। ठीक है, तो ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि वो अल्फ़ाबेट जो है ना, लेटर जो है ना, उल्टा दिखता है उसमें, लिटरली इन्वर्टेड। कितनी बात में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और u इज इक्वल टू वी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, ये v यहाँ से यहाँ तक है, u इज इक्वल टू वी। ठीक है, आगे एक चीज़ और दे रखा है इसमें कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो v भी 5 सेंटीमीटर होगा बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दें, यानी ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर हम यहाँ ले जाते हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक u कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ जाएगा, इमेज भी यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ v का जो वैल्यू होगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो u जब 2 सेंटीमीटर आगे चल के मिरर से 3 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर इधर आ गया और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। यानी कि एक तरफ से 2 सेंटीमीटर का चेंज किया तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो क्या दे रखा है इसका, रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ between ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है ना, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स हो जाता है, वो ट्वाइस आ जाता है ये। इसका रिलेटिव वेलोसिटी में भी बोलते हैं। अगर रिलेटिव वेलोसिटी मान लो ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर मिरर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच में एक सेकंड के बाद इनके बीच में कितना रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2 to 4 सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा। एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर का चेंज आएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर पीछे जा रहा है यानी दूर जा रहा है, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर उधर दूर चला जाएगा पर सेकंड के हिसाब से। यानी एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा इनका ऑब्जेक्ट एंड इमेज के डिस्टेंस में। तो रिलेटिव चेंज जो है ना ट्वाइस हो जाता है। रिलेटिव चेंज इन पोजीशन का है, रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसको, इनमें ट्वाइस का चेंज आता है। कितनी बात समझ में आई? तो प्लेन मिरर का रे डायग्राम का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो पूछ ले, वरना आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो टॉपिक है, इमेज फॉर्म बाय नंबर ऑफ इमेज का लिया, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू inclined प्लेन मिरर। ठीक है ना, दो प्लेन मिरर है, दोनों आपस में एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, और अगर उसके बीच में जैसे हम ये इसको देखते हैं, ये देख लिया, ये एक मिरर है, एक मिरर ये है, इनके बीच का एंगल ये थीटा ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं
तो कितनी दफ़ा वो इमेज बनेगा और कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, जैसे एक लाइट इधर से जाएगा, ये पहले इस पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ आएगा, फिर ये तिरछा होगा तो फिर यहाँ से जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। ठीक है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के। जैसे हम लोग सैलून की दुकान में जाते हैं बाल कटवाने, ड्रेस कराने के लिए, तो जब बैठते हैं तो पीछे भी दिखता है, आगे भी दिखता है, उस वाले मिरर में भी दिखता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेजेस बनते हैं। तो कितने इमेजेस बनेंगे, दो प्लेन मिरर जब एक दूसरे के सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग करेंगे। क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा ये एंगल है, और -1 भी लेते हैं हम लोग, -1 भी लेते हैं। इसको देखते हैं हम लोग, फॉर even number of images, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला दे रखा है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 फॉर इवन नंबर ऑफ इमेजेस। क्या मतलब हुआ इसका कि 360 डिग्री ऊपर हो गया, इन दोनों का बीच का एंगल मान लो जितना भी है वो यहाँ ले लिए, डिवाइड करने के बाद हमें आता है इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8, अगर ऐसे आता है तो फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ऑड नंबर ऑफ इमेजेस आता है। आंसर हमेशा हमारा जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो ऑड नंबर आता है, इवन नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर इसको डिवाइड करने के बाद इवन आता है तो हमें उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। सपोज करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल थीटा जो ले लेते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 360 अपॉन 60 -1। ठीक है ना, 60 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 - 1 5, तो 5 ऑड नंबर आएगा। वैसे हम लोग 360 को 60 से कट कर रहे थे तो 6 आएगा, ये 6 -1 आएगा, तो ये 6 इवन है, उसमें से 1 माइनस कर दिया तो ऑड आ गया है, यानी कि ये 5 इमेज आ गया। तो जब भी कभी हम लोग 360 को थीटा से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर आता है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उतना नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। अगर थीटा डिवाइड करने के बाद इवन आता है तो, अगर ऑड आता है, ऑलरेडी मान लो डिवाइड करते हैं और ऑड आ रहा है तो फिर वो ऑड ही रहेगा, उतने ही रहेगा, उसमें -1 नहीं करना है। तो क्या बताया कि जब अगर ऑड आ रहा है, फॉर ऑड नंबर ऑफ इमेजेस, फॉर ऑड नंबर ऑफ, ये दूसरा नंबर है, फॉर ऑड नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा, ये ऑड नंबर ऑफ इमेजेस के लिए है। ठीक है ना, अगर ये ऑड ऑलरेडी दे रहा है तो, और अगर ऑड नहीं दे रहा है तो फिर -1 कर लेंगे उसमें से। तो ये दे रखा हमारा इमेजेस के लिए। ठीक है ना, अगर ये थीटा डिवाइड करने के बाद हमारा ऑड आता है तो ठीक है, और नहीं अगर इवन आता तो -1 ये वाला कर लेंगे। ये वैसे जो नेट आता हमेशा ऑड नंबर ही आता है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द 2 इंक्लाइंड मिरर हमारा ये आता है। ठीक है, ये हमारे 2 फॉर्मूले हैं ऑड एंड इवन इमेज के लिए। ठीक, इसके बेस पे ये जैसे है ना, ये नीट के लिए या जेई के लिए हमारे हाई स्कूल के हिसाब से है नहीं, अपने कोर्स में है नहीं। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं थोड़ा एकेडमी के लिए भी कराऊंगा, और साथ ही जो कंपटीशन जैसे कहीं एमयू जामिया में साइंस का या डिप्लोमा का अगर टेस्ट देंगे तो उसमें आ सकता क्वेश्चन, बहुत आसान फॉर्मूला है तो उसमें आ सकता है। या फिर नीट के लिए तैयारी करेंगे बड़े क्लास में जाकर, जेई के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूले आएंगे। मैं थोड़ा आपको अपग्रेड कर दे रहा हूँ ताकि उस लेवल के जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो इन्फॉर्मेशन और भी है मिरर से रिलेवेंट, प्लेन मिरर से रिलेवेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे मान लिया मिरर के सामने खड़े हैं और हम चाहते हैं कि मेरा पूरा इमेज आए मिरर के अंदर, तो मिरर के साइज़ कितनी होनी चाहिए हमारे हाइट के हिसाब से। तो क्या है, उसका एक रिलेशन दे रखा कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उस हाइट के हाफ हाइट तक भी मिरर रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट का उसमें पूरा इमेज बनेगा। यानी मिरर का हाइट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो तब भी उस ऑब्जेक्ट का उस मिरर के अंदर पूरा इमेज बन जाएगा। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, क्या लिखा है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से लिख लेते हैं हम लोग,
इंपॉर्टेंट पॉइंट, या पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, द हाइट ऑफ प्लेन मिरर should be half of the object to form full image, ठीक है ना। यानी कि किसी बॉडी का पूरा इमेज उस मिरर में बनेगा तो उस मिरर के उस ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन होना चाहिए। तो हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई 2, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसका आधा होगा हाइट ऑफ द मिरर, तब भी उसमें कंप्लीट इमेज बन जाएगा। हाइट आधा से ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मिरर जैसे हम लोग घरों में होते हैं, घरों में जो मिरर लगा होता है अलमीरे के अंदर, तो हमारे हाइट से भी ज़्यादा होता है, तो हम लोग खड़े होकर अपने बाल वाल बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो छोटा हो और हमारा पूरा इमेज दिखे उसमें, तो उस मिरर का हाइट हमारे हाइट यानी आदमी के ऑब्जेक्ट के हाइट से आधा भी होगा, तब भी उसमें पूरा इमेज बन जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है। दूसरा बताया क्या, दूसरा एक, ये तो फर्स्ट पॉइंट का हो गया। दूसरा बताया क्या कि एक मिरर है, हमारे पीछे वॉल है, वॉल की हाइट जितनी भी है, उस वॉल को उस मिरर में हम देखना चाहते हैं, तो उस मिरर की हाइट कम से कम कितना होगा इस वॉल के रेस्पेक्ट में, ताकि पूरा वॉल भी उस मिरर में आ जाए। तो क्या बताया, हाइट ऑफ द मिरर शुड बी 1/3 हाइट ऑफ द वॉल के हाइट का 1/3 भी अगर हाइट ऑफ द मिरर होगा तो उस वॉल का इमेज उस मिरर में बन जाएगा। तो हाइट ऑफ मिरर शुड बी 1/3 हाइट ऑफ वॉल, ठीक है ना। ये रिलेशन दे रखा, मिरर का हाइट 1/3 हाइट ऑफ द वॉल के बराबर होगा, तब भी कंप्लीट टू ऑब्टेन कंप्लीट इमेज ऑफ वॉल, द हाइट ऑफ मिरर should be 1/3 हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। कितनी बात समझ में? ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर और कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्लास में देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, रे डायग्राम बनाया और देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। कुछ हम लोगों ने दो प्लेन मिरर जो होती हैं, अगर आपस में सर्टेन एंगल पे होते हैं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं, तो इसको हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इस कंसेप्ट के बेस पे कुछ सवाल हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दे रखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज 1। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का जो है वो पॉजिटिव आता है और ये 1 होता है, ये स्टेटमेंट। दूसरा दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। तीसरा, द रिलेटिव वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड चौथा दे रखा है, ऑल आर करेक्ट, ठीक। कौन सा आंसर होगा इसका, कोई आइडिया? इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट, ठीक है। कैसे पता चला? देखो, मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर में जब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने के फॉर्मूला है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या देखा, जितना बड़ा हाइट ऑफ इमेज होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उसी हाइट का इमेज भी होता है।
दोनों का हाइट बराबर होता है। तो जब ये हम लोग दोनों बराबर होगा, कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाता है। ये वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज का हमेशा ही पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन। रियल का नेगेटिव होता है, वर्चुअल का पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कितना होता है प्लेन मिरर का? इन्फिनिटी होता है, क्योंकि उसका कोई कर्व ऐसा नहीं होता कि जो रेज जा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। ये सीधा जाते हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते हैं, या फिर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है, बहुत बड़ा होता है। द रिलेटिव वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने बताया था कि जब हम लोग डिस्टेंस कम करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ जाए या मिरर से दूर जाए, दोनों कंडीशन में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 सेकेंड में, उतने ही इमेज का भी डिस्टेंस उसी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। और इस तरह से उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे या रिलेटिव चेंज इन पोजीशन होगा, वो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही मूव कर सकते, इमेज तो बनेगा हमारा प्लेन मिरर में, इसलिए ऑब्जेक्ट का। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है डी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? एक जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितने का एंगल होगा? कोई आंसर इसमें दे रखा, पहला चॉइस देगा 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 180 डिग्री। इनमें से कौन सा आंसर होगा? कोई आइडिया? ठीक है, इसका आंसर है 100 डिग्री। कैसे ही आएगा? अभी हम दिखा रहे हैं इसको, समझा रहे हैं इसको कैसे आएगा। ये हमने माना ये एक हमारा ये प्लेन मिरर है, ये एक इंसिडेंट रे है और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या बताया कि द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन मिरर है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा इसको। ठीक है, तो ये जो 40 है, तो ये एंगल भी रिफ्लेक्टेड एंड प्लेन मिरर के बीच का एंगल भी 40 होगा, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का होता है। तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस x, सपोज करते ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का, और ये 40, और ये स्ट्रेट लाइन 180 का होता है। ठीक है, तो x प्लस 80 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये जो है आंसर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे 100 डिग्री का हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने एक मेथड से भी किया था, दूसरे मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है, हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल बनता है। ठीक है, और ये एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 40 डिग्री। तो जब हम लोग i प्लस 40 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट i प्लस 40 डिग्री लेंगे, तो ये नॉर्मल से ये 90 के बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो एंगल i इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री, i इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो अगर i 50 डिग्री का होगा तो i इंटू आर, एंगल i एंगल r के बराबर है, ये भी 50 डिग्री का होगा। तो टोटल ये i प्लस r या इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये हो जाएगा i प्लस r इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100 डिग्री। i प्लस r इज इक्वल टू 100 डिग्री। इस तरह से इसका 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल 100 डिग्री आएगा। कितना समझ में आया? दोनों मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड भी है, ये दूसरा मेथड भी है। इसके थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा? अच्छा, आप भी देखो थर्ड क्वेश्चन। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। एक कार है, उसका जो साइड में मिरर होता है वो प्लेन मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज कार व्यू मिरर
द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। क्या मतलब है क्वेश्चन का? एक आदमी कार में है उसका, और जो साइड में मिरर लगता है वो प्लेन मिरर है, वो कार को पीछे रिवर्स कर रहा है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो ड्राइवर अपने रियर व्यू में देखता है, मिरर में, प्लेन मिरर में देखता है, तो उसके पीछे एक ट्रक दिख रहा है। अगर जब वो कार को 5 मीटर के स्पीड से अगर पीछे ले जाएगा तो उस ड्राइवर को वो ट्रक किस स्पीड से उसके कार की तरफ आते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब भी कभी वो प्लेन मिरर होगा तो जब जाएगा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ तो इमेज भी उसी रफ्तार से आएगा, तो ट्वाइस ऑफ स्पीड से वो उसका डिस्टेंस करीब होता है, या अपीयर टू बी अप्रोच होगा। तो अगर ये 5 मीटर के स्पीड से है, वापस आ रहा है, तो उसका जो स्पीड होगा, जो अपीयर टू अप्रोच स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, वो 10 मीटर का, ये चॉइस दे रखा 5 मीटर, 10 मीटर, 12, 20, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब तक तो कर चुका था, थर्ड क्वेश्चन तक। 4 दे रखा क्या है, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स so that whatever be the angle of incident, the incident ray and reflected ray from the two mirrors be parallel to each other। ठीक है, क्वेश्चन तो ये दे रखा, चॉइस दे रखा 60 डिग्री, ए बी 90, सी 120 एंड डी 150 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई आइडिया? क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ क्या दे रखा है कि कितना एंगल ऑफ दो मिरर है, 2 प्लेन मिरर है, उन 2 प्लेन मिरर के बीच में कितने का एंगल हो कि जब भी कभी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे किसी भी एंगल से आए वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उन 2 प्लेन मिरर के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है। कोई आइडिया? या मैं समझा रहा हूँ, इसको फिगर बना के समझा रहा हूँ। बोला गया कि 2 मिरर है, मान लेते ये 2 मिरर है ये, और दोनों मिरर के बीच का एक एंगल है ये, इस यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, हमने बताया था 2 एंगल के बीच का एंगल होता थीटा दिखाते हैं। अब बताया क्या कि एक जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे ले लिया, ये इंसिडेंट रे, ये जब इंसिडेंट रे आएगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगा। तो क्या देखा गया कि ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। सवाल में यही दे रखा है, सो वॉट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम 2 मिरर्स बी पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा ही पैरेलल होंगे। तो ये थीटा हमें बताना है कि कितने का एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका फिगर हो गया। हम थोड़ा सा पहले ही बताया था कि थोड़ा हायर क्लास का क्वेश्चन भी कराएंगे, ताकि जैसे हम लोग दूसरे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं, तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन अपर लेवल के भी आते हैं। जैसे स्पेशली जामिया का डिप्लोमा का अगर फॉर्म भरते हैं तो जामिया के डिप्लोमा में जो क्वेश्चन आते हैं वो +2 लेवल के भी आते हैं, क्योंकि जामिया के डिप्लोमा में क्वेश्चन का लेवल फिज़िक्स का, मैथ का, फिज़िक्स का स्पेशली, केमिस्ट्री का भी थोड़ा हाई स्कूल से ऊपर उठ के होता है। ठीक है, तो ये हम, और बाकी जो फाउंडेशन हो जाएगा नीट जेईई के लिए, फाउंडेशन भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या बताया कि सबसे पहले एक इसमें रिलेशन वो बता रहे हैं जो नया है, डेविएशन। क्या? डेविएशन, जो रे ऐसे आया है ये कितना डेविएट किया, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आया रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर गया। तो एक डेविएशन का फॉर्मूला है, प्लेन मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो कितना डेविएशन हुआ, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के बीच में कितने का एंगल है, तो डेविएशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या दे रखा, डेविएशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। इस डेविएशन को डेल्टा से दिखाते हैं, प्लेन मिरर डेविएशन को डेल्टा दिखाया, ये दे रखा 360 - 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला है इसका।
ये थीटा जो है ना, ये वाला एंगल है, ये इसका डबल। तो 360 में 2 थीटा माइनस करेंगे, जितना आएगा उतना ही डेविएशन होता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पे डेविएशन कितना हो रहा है। कितना डेविएशन हो रहा है यहाँ पे 180, जिस तरह से आया ऐसे रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस चला गया, यानी टोटल डेविएशन हुआ यहाँ पे, डेविएशन जो है ना 180 डिग्री का हुआ है। ठीक है ना, डेविएशन ये 360 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा को इधर कर लेते हैं, 360 में से 180 माइनस कर दिया, और ये फिर थीटा इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी इसका प्लेन मिरर को, अगर दो प्लेन मिरर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये बी आंसर आ गया। क्या समझ में आया हमारा कि अगर दो प्लेन मिरर को 90 के एंगल पे रखे तो जब भी कभी कोई भी इंसिडेंट रे आएगा रिफ्लेक्ट होके उसी के पैरेलल जाएगा। ठीक है ना, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे अगर दो प्लेन मिरर का बीच का एंगल या दो प्लेन मिरर 90 के एंगल पे अरेंज किए गए हैं तो। ठीक है, समझ में आया। ये एक नया फॉर्मूला है डेविएशन से, प्लस एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, उनके बीच का है। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, आपको आगे क्वेश्चन करने में काम आएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है ये, अ लाइट बल्ब is placed between the two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. The number images formed are, तो 6 बनेंगे, A 6, B 5, C 4 and D 3। दो मिरर है, दोनों मिरर के बीच का एंगल दे रखा हमें 60 डिग्री है, दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, उसके बीच में एक बल्ब जलाया गया है। अब बताना है कि उस बल्ब के कितने इमेजेस बनेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने बताया था, तो हमने लेक्चर में बताया है आपको, जिस वक्त हमने पढ़ा है इसको। फॉर्मूला क्या है इसका, एक हम लोग सपोज करते, एक इस तरह से मिरर है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। एक बल्ब यहाँ पे जलाया गया है, कितना, ठीक है ना, इस बल्ब के कितने इमेजेस बनेंगे। ठीक है ना, ये बताने कितने इमेजेस बनेंगे। इमेजेस फॉर्म के, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म का क्या फॉर्मूला दे रखा हम लोगों ने, कुछ आइडिया इसका क्या बताया, 360/n -1 फॉर ऑड, सॉरी फॉर थीटा, 360/θ -1, ये हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। ये क्या दे रखा है, 360 तो 360 है, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री -1। ठीक है, ये 60 से इसे कैंसिल करेंगे, 6 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, तो ये 5 इमेजेस, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये 5 इमेजेस बल्ब के बनेंगे। ठीक, समझ में आई ये। ठीक है, आगे चलते, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 2 मिरर्स आर एट एन एंगल ऑफ थीटा प्रोड्यूस्ड 5 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का 5 इमेज बनाते हैं। द नंबर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज डिक्रीज बाय 30 डिग्री, अगर थीटा को 30 डिग्री कम कर दें और, तो अब नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बनेंगे। यहाँ चॉइस दे रखा 9 डिग्री, 9, 10, 11, 12। ठीक है, आपको करके देखिए कितना आता है, मैं इसको समझाता हूँ। क्या बताया कि पहले तो ये देखते हैं कि ये जो 5 इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले मिरर के बीच का एंगल कितना है, तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये 2 मिरर, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं एक बल्ब ही है, और इसका जो इमेज है 5 इमेज बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा है कितना पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इमेज लगा दिए, 360/θ -1, 1 जब इधर लाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू 360/θ, थीटा इज इक्वल टू 360/6, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा।
यानी इन दोनों मिरर के बीच में पहले जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तभी 5 इमेज बन रहे थे। अब क्या बताया कि अगर इसका एंगल 30 डिग्री कम कर दिया जाए तो अब इनके बीच में जो नया एंगल बनेगा, ये मिरर को 30 डिग्री कम करने के बाद और करीब कर दिया गया, तो ये जो है थीटा डैश ले लेते हैं। थीटा डैश कितना होगा, थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा पहले कितना था उसमें 30 माइनस कर लेते हैं, तो थीटा डैश पहले 60 था, अब हमने 30 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा डैश इक्वल टू 30 डिग्री। यानी अब जो एंगल होगा दोनों प्लेन मिरर के बीच में वो है 30 डिग्री। अब नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, इसी फॉर्मूले को लगा लेते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालें, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 30 माइनस 1, ये 12 माइनस 1 हो जाएगा 11। अब हमें बनेंगे n नंबर ऑफ इमेजेस 11, तो ये हमारा C करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा करने समझ में आ रहा है। अब कोई अगर क्वेश्चन आता है एंगल से रिलेटेड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, -1, +1, 0, बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। कौन सा होगा आंसर, ये +1। हम लोगों ने बहुत शुरू के ही क्वेश्चन में किया है, इसका मैग्निफिकेशन होगा +1। प्लस इसलिए कि इसका इमेज वर्चुअल होता है प्लेन मिरर पे, इसलिए प्लस है, और 1 इसलिए कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उतने इमेज का साइज़ होता है, इसलिए दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन एक दे रखा है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, प्लेन मिरर से रिलेटेड। क्या दे रखा, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। If you stand behind the object 30 centimeter from the mirror and look at its image, यहाँ पे कॉमा है, image, the distance focused for your eyes will be, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एक कुछ आइडिया, इसको हम रे डायग्राम बनाकर, इसको एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं कि ये कैसे है। यहाँ पे क्या बताया कि एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर के दूरी पे है। ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एक क्या देखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। इफ़ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम खड़े होते हैं इस मिरर से 30 सेंटीमीटर के दूरी पे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम खड़े होकर देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिरर से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 है। इस ऑब्जेक्ट का इधर जब इमेज बनाएंगे तो जितने दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पे इसका एक वर्चुअल इमेज मिलेगा हमें, ठीक है ना, एक वर्चुअल इमेज मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो ना, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा ये, ठीक, 10 सेंटीमीटर का है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 30 + 10 40 सेंटीमीटर। आंसर है इसका C, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना समझ में आया, ये रे डायग्राम को बना के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में कई सारे हर तरह के सवाल कर लिए इसमें। इसके बाद हम एक शीट दे देंगे, या जब कभी मॉक टेस्ट कराएंगे इस पर, मॉक टेस्ट पे ऐसे सवाल आएंगे, आप उसको टेस्ट में बताएंगे। फिलहाल हम लोग प्लेन मिरर का यहाँ पे क्वेश्चन और कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अगला जो क्लास, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कर्व मिरर, जिसमें बताया था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उससे रिलेटेड क्लास होंगे, यानी कि उसका लेक्चर होगा, फिर उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है।